देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अरागची जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अरागची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है। उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। चार बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है। अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो है ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराकची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है। ये हमें समझना। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पर बोलते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ होता है। वो हौसला अफजाई करते हैं अपने लोगों की, अपनी मागा बेस की, कि हमने सब तबाही कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स कर दी है खत्म, हम सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। हमें ये देखना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है, देखिए, ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये पीस टाइम एमओयू नहीं था जिसमें दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसमें हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू हुआ है लड़ाई के बाद। इसका मतलब एक साइड हारी है, एक साइड जीती है। ये वो एमओयू है जो कि लड़ाई के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है जो जीती हुई साइड है वो है ईरान। और इसका आगे मतलब ये है कि जो भी एमओयू में लिखा हुआ है वो ईरान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ईरान उससे अलग नहीं होगा। अगर अमेरिका उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को नहीं मानेगा, ईरान दो काम कर सकता है। वो फौरन जो है गल्फ ऑफ, जो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है उसको बंद कर सकता है, और साथ में वो टॉक से बाहर आ जाएगा। तो जैसे आपने बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां बोला और थ्रेट्स दी उनको ओपनली, हम ये कर देंगे, सिविलाइजेशन हटा हटा देंगे। तो जो ईरानियन टीम थी वो वहां से चली गई, जो टॉप लेवल टीम थी, पर उनके नुमाइंदे वही रह गए। उन लोगों ने बातचीत करी,
अमेरिकन्स के साथ बातचीत करी। अमेरिकन्स चाहते हैं कि एमओयू जो है उस पे काम शुरू हो। तो उसके तहत जो मैंने आपसे बताया, हाई लेवल कमेटी बन चुकी है, 4 ग्रुप्स बन चुके हैं। ईरान को जो है अमेरिका ने वेवर दे दिया है, आप अपना तेल, अपने पेट्रोकेमिकल्स अब आप बेचिएगा। और फिलहाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला हुआ है, और वो पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान की अथॉरिटी के अंडर है। और जो आईआरजीसी की नेवी है वो उसकी पूरी देख रेख कर रही है, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। तो ये सारी सिचुएशन है। पहली बात आपने बोली है कि ईरान जो है तेल बेच सकता है, तो वो एमओयू में लिखा हुआ था कि जैसे ही एमओयू साइन होगा और फाइनल डील 60 दिन के अंदर होनी है, 2 महीने में होनी है, जो एक्सटेंड भी करी जा सकती है। तो जैसे ही वो साइन हुआ, अमेरिका ने वेवर दे दिया है ईरान को। ईरान जो है अब वो अपना तेल बेच रहा है, पेट्रोकेमिकल्स बेच रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है सैंक्शंस की। इसकी बहुत खबरें आ रही हैं कि सैंक्शन उठा है कि नहीं उठा है। देखिए, बहुत सारे फ्रोजन एसेट्स हैं, करीबन 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास बता रहे हैं, जो कि ईरान के एसेट्स को अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज करके रखा हुआ है ओवर द इयर्स। इसमें क्या है कि जो इशाक डार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं, और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीज़ों पे अभी बातचीत होनी है। अभी इसमें बातचीत नहीं हुई है। और जहाँ तक सवाल है सैंक्शंस का, सैंक्शंस जैसे ही उठेंगे, जो उठने हैं, बात हो रही है ऑलरेडी कि पहली ट्रांच $6 बिलियन की मिलेगी, जो कि कतारी बैंक में ईरान के एसेट्स फ्रोजन पड़े हैं। अच्छा, उसके अंदर ऑलरेडी ट्रंप ने बयान देने शुरू कर दिए हैं कि उस पैसे से ईरान जो है वो हमारे से, हमारे फार्मर से सोयाबीन खरीदेगा, सामान खरीदेगा। ईरान ने भी बयान दे दिया है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये तय करेगा ईरान, जब ईरान के फ्रोजन एसेट्स रिलीज होते हैं तो ईरान तय करेगा कि उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। अमेरिका के दबाव में कोई काम नहीं होगा। अब मैं आपको एक लास्ट बात जो आपने शुरू में बोली, जो बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ये है। देखिए, जो हुआ है वेस्ट एशिया में, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो ताकत अमेरिका, जिसने वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर जीती, यूनिपोलर वर्ल्ड में रहे, एक अकेली ताकत रही पूरी दुनिया में, जो आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि एक ताकत पूरी दुनिया पे राज करे। वो जो है वेस्ट एशिया में ईरान से हार गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। अच्छा, अभी बात आती है, दो अलग चीजें हैं। एक है मागा बेस और एक है मागा फॉरेन पॉलिसी। ये भी मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जहां तक मागा बेस का सवाल है, ये वो लोग हैं जो कि ट्रंप को फेवर करते हैं, उनकी सोच को फेवर करते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, मतलब इंडस्ट्री वापस लाएं हम अमेरिका के अंदर। तो ये तो वो है। दूसरी है उनकी फॉरेन पॉलिसी, जो कि मागा है। इसका मतलब ये है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज जो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए से उसको फिर से यूनिपोलर बनाने की सोच रहे थे कि फिर से अमेरिका एक अकेली ताकत बन जाए दुनिया के अंदर। तो वो सब कुछ अब नहीं होने वाला है, ये वेस्ट एशिया में जो लड़ाई हार गए हैं उसके कारण। पहले हमने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची है और खालीबाफ हैं, जो उनके टॉप लीडर हैं, जो पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं, ये दोनों गए थे ओमान। ओमान की टॉप लीडरशिप से मिले हैं। उसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने, ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। तो 60 दिन के बाद जब फाइनल डील साइन होती है, अगर होती है, तो उसके बाद जो है वहाँ पर एक तरीके की कोई फीस लगेगी। अब आप उसको टोल बोल लीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। वो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है मिलके इसको हम मॉनिटर करेंगे, जो भी यहाँ पे शिपिंग होती है।
ये हमारा इंटरनल वाटरवे है जिसको हम अलाउ करेंगे एज अ इंटरनेशनल वाटरवे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसके लिए वो तो वहां गए थे बातचीत करने के लिए। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देख रेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हर्मोज और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आईआरजीसी नेवी की है। वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइंस भी निकालेगा। कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी यहाँ काम करने। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियन है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर। और उधर ओमान से अराकची, और खाली अराकची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अराकी जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अराकची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है। उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। चार बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है। अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो हैं ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराकची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पर बोलते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ होता है। वो हौसला अफजाई करते हैं अपने लोगों की, अपनी मागा बेस की, कि हमने सब तबाही कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स कर दी है खत्म, हम सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। हमें ये देखना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है, देखिए, ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये पीस टाइम एमओयू नहीं था जिसमें दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसमें हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू हुआ है लड़ाई के बाद। इसका मतलब एक साइड हारी है, एक साइड जीती है। ये वो एमओयू है जो कि लड़ाई के बाद हुआ है।
इसका मतलब ये है जो जीती हुई साइड है वो है ईरान, और इसका आगे मतलब ये है कि जो भी एमओयू में लिखा हुआ है वो ईरान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ईरान उससे अलग नहीं होगा। अगर अमेरिका उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को नहीं मानेगा, ईरान दो काम कर सकता है। वो फौरन जो है गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है उसको बंद कर सकता है, और साथ में वो टॉक से बाहर आ जाएगा। तो जैसे आपने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां बोला और थ्रेट्स दी उनको ओपनली, हम ये कर देंगे, सिविलाइजेशन हटा हटा देंगे। तो जो ईरानियन टीम थी वो वहां से चली गई, जो टॉप लेवल टीम थी, पर उनके नुमाइंदे वही रह गए। उन लोगों ने बातचीत करी, अमेरिकन के साथ बातचीत करी, अमेरिकन चाहते हैं कि एमओयू जो है उस पर काम शुरू हो। तो उसके तहत जो मैंने आपसे बताया, हाई लेवल कमेटी बन चुकी है, 4 ग्रुप्स बन चुके हैं। ईरान को जो है अमेरिका ने वेवर दे दिया है, आप अपना तेल, अपने पेट्रोकेमिकल्स अब आप बेचिएगा। और फिलहाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला हुआ है, और वो पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान की अथॉरिटी के अंडर है, और जो आईआरजीसी की नेवी है वो उसकी पूरी देख रेख कर रही है, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। तो ये सारी सिचुएशन है। पहली बात आपने बोली है कि ईरान जो है तेल बेच सकता है, तो वो एमओयू में लिखा हुआ था कि जैसे ही एमओयू साइन होगा और फाइनल डील 60 दिन के अंदर होनी है, 2 महीने में होनी है, जो एक्सटेंड भी करी जा सकती है। तो जैसे ही वो साइन हुआ, अमेरिका ने वेवर दे दिया है ईरान को। ईरान जो है अब वो अपना तेल बेच रहा है, पेट्रोकेमिकल्स बेच रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है सैंक्शंस की। इसकी बहुत खबरें आ रही हैं कि सैंक्शन उठा है कि नहीं उठा है। देखिए, बहुत सारे फ्रोजन एसेट्स हैं, करीबन 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास बता रहे हैं, जो कि ईरान के एसेट्स को अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज करके रखा हुआ है ओवर द इयर्स। इसमें क्या है कि जो इशाक डार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं, और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीज़ों पे अभी बातचीत होनी है। अभी इसमें बातचीत नहीं हुई है। और जहाँ तक सवाल है सैंक्शंस का, सैंक्शंस जैसे ही उठेंगे, जो उठने हैं, बात हो रही है ऑलरेडी कि पहली ट्रांच $6 बिलियन की मिलेगी, जो कि कतारी बैंक में ईरान के एसेट्स फ्रोजन पड़े हैं। अच्छा, उसके अंदर ऑलरेडी ट्रंप ने बयान देने शुरू कर दिए हैं कि उस पैसे से ईरान जो है वो हमारे से, हमारे फार्मर से सोयाबीन खरीदेगा, सामान खरीदेगा। ईरान ने भी बयान दे दिया है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये तय करेगा ईरान, जब ईरान के फ्रोजन एसेट्स रिलीज होते हैं तो ईरान तय करेगा कि उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। अमेरिका के दबाव में कोई काम नहीं होगा। अब मैं आपको एक लास्ट बात जो आपने शुरू में बोली, जो बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ये है, देखिए जो हुआ है वेस्ट एशिया में, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो ताकत अमेरिका जिसने वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर जीती, यूनिपोलर वर्ल्ड में रहे, एक अकेली ताकत रही पूरी दुनिया में, जो आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि एक ताकत पूरी दुनिया पे राज करे। वो जो है वेस्ट एशिया में ईरान से हार गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। अच्छा, अभी बात आती है, दो अलग चीजें हैं। एक है मागा बेस और एक है मागा फॉरेन पॉलिसी। ये भी मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जहां तक मागा बेस का सवाल है, ये वो लोग हैं जो कि ट्रंप को फेवर करते हैं, उनकी सोच को फेवर करते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, डी मतलब इंडस्ट्री वापस लाएं हम अमेरिका के अंदर। तो ये तो वो है। दूसरी है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो कि मागा है। इसका मतलब ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज जो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए से उसको फिर से यूनिपोलर बनाने की सोच रहे थे कि फिर से अमेरिका एक अकेली ताकत बन जाए दुनिया के अंदर। तो वो सब कुछ अब नहीं होने वाला है। ये वेस्ट एशिया में जो लड़ाई हार गए हैं
उसके कारण। पहले हमने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची है और खालिबाफ हैं, जो उनके टॉप लीडर हैं, जो पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं, ये दोनों गए थे ओमान। ओमान की टॉप लीडरशिप से मिले हैं। उसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने, ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। तो 60 दिन के बाद जब फाइनल डील साइन होती है, अगर होती है, तो उसके बाद जो है वहां पर एक तरीके की कोई फीस लगेगी। अब आप उसको टोल बोल लीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। वो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है मिलके इसको हम मॉनिटर करेंगे। जो भी यहाँ पे शिपिंग होती है, ये हमारा इंटरनल वाटरवे है जिसको हम अलाउ करेंगे एज अ इंटरनेशनल वाटरवे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसके लिए वो तो वहां गए थे बातचीत करने के लिए। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देख रेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हर्मोज और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आईआरजीसी नेवी की है, वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइंस भी निकालेगा, कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी यहाँ काम करने। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियान है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर। और उधर ओमान से अरागची और खाली अरागची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में।